हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य हिंदी पद्य भाग 1 की इकाई 6 वीएमओयू के पिछले एग्जाम्स में झांसी का काव्य से पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नागमती उर्पत हेरा, पियू जो गए पुनि कीन्हन फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पियू मोसो हरा। सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं जात जात बस बरु जीरु। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लिन्हेउ के छंदु, विपरूप धरी झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई उपस्वा जलंधर जोगी। लेगा कृसन्हि अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। सारस जोरी कोन हरि, मारी बिधाया लीन्ह। झूरी झूरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दीन्ह। कठिन शब्दार्थ है इसके। चित्तौर चित्तौड़, सुआ तोता, छरा छल, करण कर्ण, अक्रूर अक्रूर, खग्गी सारस युगल का मादा। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। राजा रत्नसेन तोते के मुंह से पद्मावती का रूप वर्णन सुन उसके लिए योगी होकर निकल पड़े। विरहिणी नागमती अपने प्रिय का पंथ जोहती है और विरह से विकल होती है। इसी व्यतीत मनोदशा में वह एक दिन प्रलाप कर उठती है। इस विलाप को हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना गया है। काव्यार्थ: विरहिणी नागमती रत्नसेन की राह देख रही थी। प्रियतम रत्नसेन जो गए तो लौट कर नहीं आए। वे किसी नागरी नारी के सम्मोहन में पड़ गए। उसने मोहित करके उनका चित्त मेरी ओर से हर लिया। हीरामन तोता काल बनकर प्रियतम को ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानो मेरे प्राण ही ले गया। वह तोता वामन रूप में नारायण बनकर आया और राज करते हुए राजा बलि को छल से ले गया। उसने छल करके कर्ण की परीक्षा ली, जिससे अर्जुन को उसके कवच से आनंद प्राप्त हो गया। गोपीचंद भोगों में फंसे थे। जोगी जालंधर नाथ उन्हें लेकर चले गए। कृष्ण को लेकर अक्रूर गायब हो गए। कठिन वियोग में गोपियां कैसे जीवित रहेगी? सारस युगल में से एक को वह क्यों हर ले गया? हरना ही था तो खगी अर्थात मादा को मार क्यों नहीं गया? विरह की आग में झुलस कर बाला सुख सूख कर कंकाल मात्र रह गए। विशेष: प्रेम और प्रतीक्षा साहित्य की प्रिय वर्णनीय वस्तु है। जायसी के पद्मावती में यह तथ्य खूब उभरा है। जायसी को वियोग वर्णन में निपुणता हासिल की है।
प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग गर्भत्व का उत्तम दृष्टांत है। कवि ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में विवेच्य पद की रचना की है। अवधी भाषा का सौष्ठ्य यहाँ खूब उभरा है। जायसी ने 7-7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम कड़वकबद्ध पद्धति रखा है। सारस पक्षी अपने जीवन काल में एक ही बार अपने जीवन संगिनी का वर्णन करता है। मुगल बादशाह जहांगीर सारस के इस गुण पर मुग्ध थे। प्राचीन महाकाव्यों में इस पक्षी का चित्रण क्रोंच के रूप में उपलब्ध होता है। जायसी भारतीय पक्षियों के गुण धर्म स्वभाव एवं व्यवहार के ज्ञाता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के अद्वितीय कवि हैं। इस कथन पर प्रकाश डालिए। भक्ति साधना जायसी ने पद्मावत में सूफी दर्शन का गुम्फन बहुत बारीकी से किया है। इसे ही हमारे आलोचक गण जायसी के रहस्यवाद शीर्षक से विश्लेषित करते हैं। जायसी सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी एवं साधक थे। रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया है, जो सूफी साधना का प्राण है। सूफी काव्य में परम सत्ता का वर्णन प्रियतमा के रूप में किया जाता है। सूफी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि यह दृश्य जगत उसी परम सत्ता से सत्तावान है। जायसी ने पद्मावत के प्रारंभ में सृष्टि के रचे जाने का वर्णन किया है। सर्वप्रथम कर्ता ने ज्योति की रचना की। इसके बाद 4 तत्वों का निर्माण हुआ। किन्हेसी अगिनि पवन जल खेहा, किन्हेसी बहुतै रंग उरेहा। सूफी आध्यात्मिक जीवन को एक यात्रा मानते हैं और साधना पथ पर अग्रसर होने को सूफी मंजिल कहते हैं। इस सूफी पथ में 4 अवस्थाएं हैं। इसे सूफी मंजिल कहते हैं। पहली मंजिल शरीयत कही जाती है। इस मंजिल में साधक की सहज दशा बनी रहती है। दूसरी मंजिल तरीकत है। इसमें साधक भौतिक जगत के छल छद्म से ऊपर उठ जाता है। तीसरी मंजिल मारिफत है। परमात्मा से मिलन की सारी बाधाएं इस अवस्था में दूर हो जाती हैं। साधक दुनियावी राग विराग से परे हो जाता है। चौथी और आखिरी अवस्था हकीकत है। यहाँ साधक परम सत्ता में लीन हो जाता है। जायसी ने अपने महाकाव्य में इन 4 अवस्थाओं की ओर संकेत किया है। थैंक यू गाइस।